Students, welcome to science class chapter 10 इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और आज का टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट? तो द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस appears in the form of heat. As a result, when current passes through it, the conductor get heated. The production of heat in a conductor when an electric current is passed through it is known as heating effect of electric current. यानी कि कोई कंडक्टिंग वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई है, उसमें करंट का फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो का वहाँ विरोध होता है और वो करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और यही जो प्रोसेस है वो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के रूप में जाना जाता है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र एंड इलेक्ट्रिक प्रेस एक्सेट्रा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो कोयल होती है वो निक्रोम एलॉय की होती है, जबकि सॉकेट से हीटर तक करंट लाने के लिए जो वायर यूज किया जाता है वो कॉपर का होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ से करंट फ्लो होकर हीटर में आता है। हीटर से जो करंट जो है निक्रोम एलॉय में जाता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटेड हीट, वर्क done when q amount of charge flow from one point to another point in a conductor, work equals to vq। v potential difference है, q चार्ज है, बिकॉज q इक्वल्स टू आई टी। भाई i इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, q इक्वल्स टू क्या हो गया, q इक्वल्स टू आई टी। तो यहाँ चार्ज किसके इक्वल होता है, आई टी के इक्वल होता है। सो वर्क इक्वल्स टू वी आई टी, वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, वी आई टी फ्रॉम ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर। यानी कि वी जो है वो किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल है, तो वी के प्लेस पे क्या रख दिया, आई आर। सो वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, आई आर आई टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इट वर्क डन is split as heat in resistor, then heat as generated is, यहाँ जो हीट जनरेट होगी वो वर्क के इक्वल होगी। हीट जो जनरेट हो रही है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के, और ये इक्वल है आई स्क्वायर आर टी के। किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी के। तो हम कह सकते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी के। दस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by the flow of current through a conductor depends on electric current, resistance and time. H first point, first heat is directly proportional to the square of current. In other words, H for heat directly proportional to square of current. Next है B point, heat is directly proportional to resistance of the conductor. In other words, H for heat directly proportional to resistance। यानी कि किसी कंडक्टिंग वायर का जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसमें हीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल फॉर विच करंट इज पासिंग। हीट जो है वो जो वहाँ से करंट पास हो रहा है, उस करंट पास होने में जितना टाइम वहाँ लग रहा है उस टाइम के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हीटर का यूज कर रहे हैं, हीटर को जितने ज़्यादा समय तक हम यूज करेंगे हीट उतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है द अबव थ्री लॉज आर टर्म्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये तीनों टर्म जो हैं क्या हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन
on flowing current through an electric circuit is called electric power. Electric power equals to work done upon time. Electric power किसके इक्वल होगी? वर्क डन अपॉन टाइम के. वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया है, टोटल टाइम को T से रिप्रेजेंट किया है. सो वर्क इक्वल्स टू जो है यहाँ पर VIT होगा. तो यहाँ कह सकते हैं बिकॉज वर्क इक्वल्स टू VIT. सो P इक्वल्स टू क्या हो गया? VIT अपॉन T. T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ? P किसके इक्वल हो गया? VI के. P इक्वल्स टू VI. V पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक करंट है. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट. इनटू I की क्या है? एम्पियर. तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी? वोल्ट एम्पियर. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी? वोल्ट एम्पियर. तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट एम्पियर. सो अब देखो यहाँ V इक्वल्स टू क्या हुआ? P इक्वल्स टू VI. अब ओम्स लॉ यहाँ यूज करते हैं तो V इक्वल्स टू जो होता है वो IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? P इक्वल्स टू VI होता है. VI के प्लेस पे क्या रख दिया? V किसके इक्वल है? IR के. तो यहाँ क्या रख दिया? IR. तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? I स्क्वायर R यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. अब देखो हमने यूनिट लिखी पहले P इक्वल्स टू VI. फॉर्मूला यूज करते हैं तो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट एम्पियर. अब हम यूनिट फाइंड कर रहे हैं वर्क डन अपॉन टाइम से. वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड. तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकंड. और जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड वोट होता है. क्या होता है? वोट. यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गई? वोट. अब यहाँ देखो जूल अपॉन सेकंड इक्वल टू वोट हो गया. तो वोट किसके इक्वल होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. वोट जो है जूल पर सेकंड के इक्वल है. तो जूल किसके इक्वल हो गया? जूल इक्वल टू होता है वोट सेकंड. क्या होता है? वोट सेकंड. वोट इज स्मॉल यूनिट ऑफ पावर. वोट क्या है? स्मॉल यूनिट है पावर की. द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर आर किलोवोट, मेगावोट एंड हॉर्स पावर. किलोवोट, मेगावोट, हॉर्स पावर ये जो हैं इसकी कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की. तो देखो यहाँ 1 किलोवोट इक्वल टू होता है 1000 वोट, या कह सकते हैं 10⁻³ वोट. 1 मेगावोट इक्वल टू 10⁻⁶ वोट. और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोट. ध्यान रखना होगा 1 किलोवोट इक्वल टू होता है 1000 वोट और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोट होते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय द रिलेशन. इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम के. इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होता है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? E इक्वल्स टू P इंटू T. द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर. कॉमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है? किलोवाट आवर. और दिस इज कॉल्ड यूनिट इन डे टू डे लाइफ. भाई दैनिक जीवन में इसे या आम भाषा में जो है इसे यूनिट भी कहते हैं. तो किलोवाट आवर क्या है? यूनिट है. किलोवाट आवर ही क्या है? यूनिट है. 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वोट इंटू आवर. वोट क्या है? जूल पर सेकंड. तो 1000 इंटू जूल पर सेकंड इंटू आवर. तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं 1 किलोवाट आवर की. 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय एन इलेक्ट्रिकल appliances when its rate of consuming energy is 1000 joule in a second. In other words, 1 kilowatt hour equals to 1 kilowatt into 1 hour. अब देखो किलोवाट को तो किस में
वॉट में कन्वर्ट कर दें और आवर को किस में कर दें, सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड क्या होगा जूल, क्या हो जाएगा जूल। तो क्वेश्चन आता है किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो यहाँ किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, बिकॉज 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वोट, तो 1 किलोवाट के प्लेस पे क्या रख दिया 1000 वोट इंटू 1 आवर। अब आवर को किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, सेकंड में, तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। अब हमने वॉट सेकंड हो गया, वॉट सेकंड क्या है जूल, यानी कि किस में आएगा जूल में। 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10⁵ जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ जूल। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 36 इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 सोल्व करेंगे वापस 36 हो जाएगा, और ये 10 जो मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला। तो मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। अब हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर या कह सकते हैं यूनिट में फाइंड करनी है। जनरली हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कैपेसिटी वॉट में होती है, और न्यूमेरिकल में जो टाइम दिया जाता है वो आवर में होता है। तो अब हमें ये किस में फाइंड करना है, किलोवाट आवर में और यूनिट में। तो इस वॉट को किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोवाट में। वॉट को किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोवाट में। तो इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इन वॉट इनटू टाइम इन आवर अपॉन 1000। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं इसे। इफ 2 bulbs of 100 watt glow daily for 8 hours, electrical energy consumed in units in 1 month over 30 days will be। सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू P इंटू टी। ई किस में फाइंड करना है, यूनिट में। P किस में दिया है, वॉट में। T किस में दिया है, इन आवर में। तो इस वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। और किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। तो हमारा फॉर्मूला हो गया E इन यूनिट्स इक्वल्स टू P इन वॉट इंटू T इन आवर्स अपॉन 1000। वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स 2, बल्ब की कैपेसिटी 100 तो इंटू 100, पर डे कितने टाइम यूज किया जाता है, 8 आवर्स, टोटल डेज इंटू 30 अपॉन 1000। तो देखो यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ कंज्यूम्ड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ निक्रोम ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm is joined to a battery of 10 volts. The current is passed through it for 1 hour. Determine the produced heat in the coil. Solution, सबसे पहले गिवन लिखेंगे B 10 वोल्ट्स दे रखा है, R 50 ओम है, टाइम 1 आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। H हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ H फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, H
इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ आर है, टी है, बट आई नहीं है। बट यहाँ ऐसी वैल्यूज दी हुई है जिनसे हम आई फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वस टू आई आर, आई इक्वस टू V अपॉन आर का यूज करेंगे। V 10 अपॉन R 50, 0 से 0 कैंसिल होगी, पॉइंट लगाया, 10 हो गए, 5 टू जा 10, आई कितना आ गया 0.2 एम्पियर। बाई द फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वैल्यू पुट करते हैं, आई स्क्वायर यानी कि आई इंटू आई, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू आर यानी कि 50 इंटू टी यानी कि 3600 सेकेंड। अब देखो सोल्व करेंगे इसे, हर संख्या के नीचे 1 है, पॉइंट हटाया 0, फिर ये पॉइंट हटाया 0, 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और फिर 0 की 0 यानी 200, और 200 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7200 जूल। तो यहाँ जो हीट बनी वो कितनी है, 7200 जूल। इसका क्या होगा आंसर। एग्जाम्पल 8, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज connected to 220 volt supply and draws a current of 0.5 ampere. What is the power rating of the fan? यहाँ पर जो है अपने को दिया हुआ है V कितना दे रखा है 220 वोल्ट्स, I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। V फाइंड करवा रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक पावर बाय द फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वस टू वी आई। वैल्यू पुट करते हैं, V 220 वोल्ट्स और V 0.5। सोल्व करते हैं इसे, हर राशि के नीचे 1 है, पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 कैंसिल, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 5 जा 110 वोट, तो पावर आ गई 110 वोट। ये न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन जूल्स हीटिंग लॉ। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखना है और जूल्स हीटिंग लॉ को डिफाइन करना है। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट है, ए 100 watt बल्ब इज यूज डेली फॉर 10 hours इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 5 rupees पर यूनिट, देन द कैलकुलेट इलेक्ट्रिक कॉस्ट इन 30 days। तो देखो यहाँ हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूनिट्स में फाइंड करनी होगी, फिर यूनिट की जो रेट दे रखी है उससे जो है टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, ई किस में लाना, इन यूनिट इक्वस टू हो जाएगा पी किस में दे रखा है वॉट में, इंटू टी किस में दे रखा है आवर में, अपॉन 1000। ये फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं अब हम, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, इक्वस टू 1 बल्ब पावर 100 वोट इंटू पर डे 10 आवर्स यूज किया जा रहा है, टोटल डेज 30 अपॉन 1000, 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 1 इंटू 30, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इक्वस टू 30 यूनिट्स। क्या आ गए 30 यूनिट्स, बिकॉज 1 यूनिट
इक्वल्स टू 5 रुपीज। सो 30 यूनिट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5 इक्वल्स टू 150 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 150 रुपीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ओरस्टेड ए मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेब्लिश्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओवर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया था ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, यानी कि तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इसे ही जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ओरस्टेड ए मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेब्लिश्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर over an electric circuit, it is called magnetic effect of current Oersted experiment. In 1820 Oersted observed that an electric current is passing through a wire detected a nearby compass needle. This shows the relation between magnetic field and electric current. Oersted's experiment can be explained as। अब देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, ये सर्किट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ये बैटरी है, ये ओपन प्लग की है और ये रियोस्टेट है, ये PQ कंडक्टिंग वायर है और इसके पास ये कंपास नीडल रखा है। प्लग की ओपन है मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस समय इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो हमने देखा कि इस कंपास निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर PQ के अराउंड जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज नो करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टिंग वायर PQ में करंट नहीं है, इसलिए इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। तो ए, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर देन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड हैंस द मैग्नेटिक नीडल इज अनडिफ्लेक्टेड, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब हम सेकंड पोजीशन लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बैटरी है, ये क्लोज्ड की है, ये रियोस्टेट है, ये कंडक्टिंग वायर PQ है और ये नियर बाय कंपास निडल है। यानी कि इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बैटरी से स्टार्ट होगा करंट। भाई करंट का सोर्स क्या है इसमें, बैटरी, करंट बैटरी से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि कंडक्टिंग वायर PQ में डायरेक्शन जो होगा वो P टू Q होगा। तो इस कंडक्टिंग वायर PQ के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है और हम देखते हैं कि जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन। भाई डिफ्लेक्शन हुआ विच मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो हम इन वर्ड्स में क्या कहेंगे, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस्ड होता है एंड हैज द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जो है डिफ्लेक्शन होता है। थर्ड पोजीशन लेते हैं हम, ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब हमने इसमें क्या किया, जो करंट का डायरेक्शन था सेकंड पोजीशन में उसको जो है रिवर्स्ड कर दिया, यानी कि पहले से अपोजिट कर दिया। देखो पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव, अब हमने क्या कर दिया, इनको अपोजिट कर दिया। तो करंट डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं।
तो यहाँ जो करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगा, कंडक्टिंग वायर में करंट जो होगा वो Q टू P डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ कि नहीं। कंपास निडल इसके पास लाते हैं, हम देखते हैं कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी क्या होता है, रिवर्स्ड होता है, यानी पहले जो हुआ था उसके अपोजिट होता है। यानी कि ऐसे कहा जा सकता है भाई करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ उसका डायरेक्शन भी क्या हुआ, जो है रिवर्स्ड हो जाता है। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन ए कंडक्टिंग वायर द डिफ्लेक्शन ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, रिवर्स्ड हो जाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग conductor shows that electric current generates a magnetic field around it. The deflection in a magnetic needle increased when it is close to conductor, and the amount of current increased in a conductor. By current जो इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Direction of magnetic fields. Two laws are used to find the direction of the produced magnetic field during current flow in a conductor. First, right-handed corkscrew law. तो फर्स्ट लेते हैं right-handed corkscrew law. According to this law, a right-handed screw is rotated circularly and the point of the screw goes towards direction of electric current, then the direction of rotation of screw will show the direction of magnetic field. जैसे यहाँ मैंने डायग्राम लिया है, यहाँ पे ये कोई स्क्रू है, ये क्या है, कोई स्क्रू है। इसमें ये स्क्रू की नोक है। जब स्क्रू लगाया जाता है किसी ब्लॉक पर या किसी अदर ऑब्जेक्ट पर तो ये नोक रखी जाती है और स्क्रू को लगाने के लिए इसको रोटेट किया जाता है। तो ये नोक जो है ये करंट के डायरेक्शन में हो, ये कहाँ हो, करंट के डायरेक्शन में हो, तो इसका जो रोटेट होने का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। यानी कि करंट का डायरेक्शन ये है तो ये रोटेट होने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा वहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड है राइट हैंड लॉ, या इसे राइट हैंड थंब रूल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ कंडक्टर वायर इज हेल्ड बाय द राइट हैंड सच दैट द थंब इज इन the direction of the flow of current, then the curved fingers will represent the direction of magnetic field. यहाँ देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम, ये करंट कैरिंग जो है कंडक्टर है, ये राइट हैंड है। इसको इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो इसको हमने पकड़ा है, तो ये जो डायरेक्शन है कंडक्टिंग वायर का, जो ये डायरेक्शन है ये करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये कर्व्ड फिंगर्स हैं जिनसे हमने इसको पकड़ रखा है, ये डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये तो किसका डायरेक्शन हो गया, करंट का, और ये कर्व्ड फिंगर्स जो हैं ये किसके डायरेक्शन को शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेट है, कोई ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों ओर जहाँ तक इस मैग्नेट का इफेक्ट रहता है वो एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है magnetic field lines. To represent the magnetic field line around a magnet, imaginary lines are drawn around the magnet. These lines are called magnetic field lines. ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है,
पोल है N और S। इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। और इसके अंदर जो होता है ये डायरेक्शन वो साउथ टू नॉर्थ होता है। और ये लाइन्स ही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। यही जो है मैग्नेटिक फील्ड एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो डायग्राम ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। तो मैंने आपको बताया ये कैसे खींची जाएंगी लाइन्स। बाहर जो इनका डायरेक्शन, ये बार मैग्नेट है, N और S इसमें पोल हैं, बाहर जो होंगी वो नॉर्थ टू साउथ होंगी, ये नॉर्थ टू साउथ। बट जो अंदर होंगी वो जो है क्या होगा? उनका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, outside the magnet, lines of magnetic field start from north pole and ends on south pole। यानी कि आउटसाइड जो इस बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। इनसाइड द मैग्नेट, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी कि इनसाइड, इसके अंदर की ओर जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। सो दीज आर क्लोज्ड कर्व। इस प्रकार से ये क्या बनाती है? क्लोज्ड कर्व की फॉर्मेशन करती हैं। कैसा कर्व बनाती है? क्लोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दीज लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट म्यूचुअली। इफ दे डू सो देन इट वुड मीन टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a single point, which is not possible। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।